हेलो गाइस, मेरा नाम है सत्यजीत सरकार और आप सभी का हमारे चैनल एसएस एकेडमी में स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9 के मैथ्स 1 का लेसन नंबर 1 जो कि हमारा सेट्स है। आज हम लोग उसका प्रॉब्लम सेट देखने वाले हैं जो कि हमारा बेस्ड है इसके प्रीवियसली जितने भी प्रैक्टिस सेट्स किए थे उसके ऊपर। तो चलिए गाइस, बिना देरी के शुरू करते हैं। तो गाइस, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए। तो गाइस, इसके प्रीवियस लेक्चर्स को अगर आप लोगों ने नहीं देखे होंगे तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से देख सकते हैं। तो चलिए गाइस, बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो गाइस, हमारा जो प्रॉब्लम सेट होता है ये कंप्लीटली बेस्ड होता है इसके प्रीवियस जितने भी प्रैक्टिस सेट्स किए थे उसके ऊपर। अगर आप लोगों ने इसके प्रीवियस प्रैक्टिस सेट्स नहीं किए होंगे तो मेक श्योर पहले आप वो देख लीजिए और साथ ही साथ इसके जो थ्योरम्स और प्रॉपर्टीज देखे थे वो भी आप देख लीजिए, तभी आपको प्रॉब्लम सेट इजी जाएगा। तो चलिए गाइस, बिना देरी के हमारा प्रॉब्लम सेट स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन को क्या बोले, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसका मतलब क्या है, हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन है। अब यहाँ पे बोले कि पहला क्वेश्चन, इफ m is equals to 1, 3 and 5, n is equals to 2, 4 and 6, then m इंटरसेक्शन n फाइंड कीजिए। अब यहाँ पे देखिए दो सेट्स गिवन है हमारे पास और उनका क्या निकालना है, हमको इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन मतलब दो सेट्स के बीच में जो कॉमन एलिमेंट्स रहते हैं वो। अब इन दोनों सेट्स में कुछ कॉमन दिख रहेगा, फर्स्ट सेट में 1, 3 and 5 और सेकंड सेट में 2, 4, 6, एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। मतलब यहाँ पे मेरा इंटरसेक्शन क्या आने वाला है, एम्प्टी सेट आने वाला है। अब एम्प्टी के लिए हम क्या डिफाइन करते हैं, 5, यानी ये वाला सिंबल। मतलब मेरा आंसर क्या रहेगा, मेरा आंसर रहेगा ऑप्शन सी, क्या है, 5। क्लियर है। अब उसके बाद देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या बोले, p is equals to x such that x is an odd natural number, जहाँ पे x का मेरा रेंज कहाँ से कहाँ तक है, 1 से ग्रेटर एंड 5 से लेस देन इक्वल्स टू है। अब इसका मतलब मेरे क्या बोले, x मेरा ऑड नंबर है। अब ऑड नंबर हमको पता है कौन सा रहता है, जो 2 के टेबल में नहीं आते। मतलब मेरे नंबर्स क्या मिलने वाले हैं, तो मेरे को नंबर मिलने वाले हैं 1, 3, 5, 7, 9, ये सब मेरे क्या रहते हैं, ऑड नंबर रहते हैं। लेकिन यहाँ पे रेंज गिवन है हमको, रेंज क्या बोले, ऑड नंबर जो है वो मेरा किससे, 1 से ग्रेटर होना चाहिए। मतलब 1 इंक्लूड है वहाँ पे नहीं है। मतलब मेरा रेंज यहाँ से स्टार्ट होता है 1 से ग्रेटर, मतलब 3 से स्टार्ट होगा और कहाँ पे एंड होता है, लेस देन इक्वल्स टू 5। लेस देन इक्वल्स टू 5 मतलब 5 या 5 से कम। अब 5 या 5 से कम मतलब मेरे पास 5 भी इंक्लूड होने वाला है। तो मेरा रेंज में कितने आ रहे हैं एलिमेंट, सिर्फ 3 और 5। तो हमको ऐसा सेट बताइए जिसमें सिर्फ 3 और 5 होता हो। तो ऐसा कौन सा सेट है, सेट डी है। तो मेरा ऑप्शन क्या रहेगा, आंसर डी, जिसका सेट्स क्या है, 3, एलिमेंट्स है 3, 5। क्लियर है। अब इसी तरह से देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, p is equals to 1 to अप टू मेरा नंबर कहाँ तक के, 10 तक है। विच टाइप ऑफ सेट p is, अब ये कौन से टाइप का सेट है। अब यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन क्या बोले हम लोग को। सबसे पहले बोले नल सेट। नल सेट मतलब एम्प्टी सेट है क्या, यहाँ पे एम्प्टी नहीं है, इसके अंदर एलिमेंट्स दिख रहे हैं, मतलब पहला ऑप्शन कट। दूसरा इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट मतलब ऐसा सेट जिसका एंड नहीं होता। अब इसका एंड दिख रहा है हमको कितना है, 10 है, मतलब इनफाइनाइट सेट होगा क्या, नहीं होगा। नेक्स्ट है मेरा फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट मतलब जिसका एंड होता है, एंड है, मतलब ये मेरा फाइनाइट सेट है। अगला भी चेक कर लेते, क्या बोले, नन ऑफ दिस। नन ऑफ दिस तो नहीं है क्योंकि फाइनाइट सेट ये है। इसका मतलब मेरा आंसर क्या है यहाँ पे, ऑप्शन सी, फाइनाइट सेट इज अवर आंसर। क्लियर है। कितने इजी क्वेश्चन से देखिए। इसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोले, m यूनियन n, ठीक है, जहाँ पे हमारा एलिमेंट्स क्या है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। जहाँ पे m सेट के अंदर एलिमेंट है 1, 2 एंड 4, तो फिर n सेट का एलिमेंट क्या रहेगा। अब यहाँ पे देखिए यूनियन मतलब क्या होता है, पूरे के पूरे जितने भी हमारे दो सेट का बोले वो दोनों सेट के जितने भी एलिमेंट रहते हैं उन पूरे एलिमेंट्स को मिलाने के बाद जो बनता है वो मेरा क्या रहता है, यूनियन रहता है। अब यहाँ पे मेरा m यूनियन n में 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिख रहा है। अब जहाँ पे m सेट का एलिमेंट क्या है, 1, 2 एंड 4। अब m सेट का एलिमेंट दिख रहा है 1 जो कि यहाँ पे है, 2 वो भी यहाँ पे है, 4 ये भी यहाँ पे है। यानी कि मेरा जो दूसरा सेट रहेगा वो रिमेनिंग वाले एलिमेंट्स रहने को होना। मतलब मेरा जो नया सेट मिलेगा, मतलब n वाला जो सेट रहेगा उसमें ऑब्वियसली 100% 3, 5 एंड 6 रहना चाहिए और उसके एक्स्ट्रा अगर रहा तो ये 1, 2 और 4 में से कोई जाएगा। तो वैसे सेट हमारे पास क्या दिख रहा है, 3, 5 एंड 6 वाला। तो 3, 5 एंड 6 वाला देखिए ये सेट दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 6 दिख रहा है और एडिशनल अगर हमको रहा तो इसी सेट की एलिमेंट रहने चाहिए। तो देखिए 4 है ना। तो अगर मैंने इन दोनों सेट का अगर यूनियन बनाया तो फिर मेरे यही एलिमेंट्स मिलने वाले हैं। मतलब मेरा आंसर क्या है, ऑप्शन डी, मतलब सॉरी ऑप्शन बी, मतलब मेरा आंसर है ऑप्शन बी, 3, 4, 5 एंड
6, ये मेरा है आंसर। क्लियर है। अब इसके बाद देखिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोले, इफ P सबसेट ऑफ M, P जो है वो मेरा क्या है, M का सबसेट है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट रिप्रेजेंट P इंटरसेक्शन M यूनियन P यूनियन M। अब ये देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमको एक कंडीशन डायरेक्टली बोल के रखे, क्या बोल के रखे, जो मेरा P है वो M का सबसेट है। हम लोग यहाँ पे लिखते हैं रफली कि जो मेरा P है वो मेरा क्या है, M का सबसेट है। अब हम लोगों ने देखिए प्रॉपर्टी देखे थे सबसेट्स के ऊपर, यूनियन और इंटरसेक्शन के, याद ही होगा आप लोगों को। तो उन प्रॉपर्टीज का यूज करना है। यहाँ पे मेरे को कंडीशन क्या बोले, P इंटरसेक्शन P यूनियन M, ये है। अब देखिए हम लोग पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। P यूनियन M, जहाँ पे मेरा P मेरा M का सबसेट है, तो हमको पता है इसका यूनियन करेंगे तो क्या आने वाला है, M ही आने वाला है, क्योंकि जहाँ पे मेरा P सबसेट ऑफ M मतलब P के पूरे एलिमेंट M के अंदर है। अब यहाँ पे अगर मैंने उन दोनों का यूनियन निकाला तो मेरा ऑब्वियसली P के पूरे एलिमेंट M के अंदर है, मतलब मेरा जो नया सेट मिलेगा वो बिल्कुल M जितना मिलेगा, मतलब मेरा क्या मिलने वाला है, P इंटरसेक्शन M मिलने वाला है। अब इसके बाद मेरा क्या मिला, P इंटरसेक्शन M। अब P इंटरसेक्शन M करेंगे, मतलब इंटरसेक्शन मतलब उन दोनों के कॉमन एलिमेंट। अब उन दोनों के बीच के कॉमन एलिमेंट जहाँ पे मेरा P सबसेट ऑफ M है, मतलब P के पूरे एलिमेंट M के अंदर है। अब यहाँ पे अगर मैंने इनका इंटरसेक्शन निकाला तो मेरा ऑब्वियसली क्या मिलने वाला, अपने प्रॉपर्टीज देखे थे, देखिए इंटरसेक्शन और यूनियन के जो प्रॉपर्टीज देखे थे पिछले लेक्चर में, तो वही सब पिछले लेक्चर में आई थिंक सो जो भी हो, तो उसी के पूरे हमारे जितने भी प्रॉपर्टी से वो लगने वाले हैं और कुछ नहीं। तो यहाँ पे P इंटरसेक्शन M में क्या मिलने वाला है, हमको P मिलने वाला है। मतलब जब मेरा P सबसेट ऑफ M होता है और अगर वो उन दोनों का अपने इंटरसेक्शन निकाले तो मेरा वो छोटा सेट ही मेरा आंसर आता है। तो यहाँ पे मेरा आंसर कितना आने वाला है, P। तो P मेरा कोई ऑप्शन है क्या, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर A जो है वो मेरा है P, यानी कि मेरा आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन A इज अवर आंसर। क्लियर है। अब उसके बाद देखिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोले, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोले यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर एम्प्टी सेट। यहाँ पे कौन सा सेट मेरा एम्प्टी सेट है। अब कौन सा सेट मेरा एम्प्टी सेट है, तो देखिए यहाँ पे क्या बोले, सेट ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ पैरेलल लाइंस। मतलब पैरेलल लाइंस कौन सा रहता है, जो एकदम स्ट्रेट जाता है। तो एकदम स्ट्रेट जाने वाले लाइंस, अब इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट बोले, इनके इंटरसेक्ट हो सकते हैं क्या, ऑब्वियसली नहीं हो सकते। अब नहीं हो सकते मतलब ये एक मेरा एम्प्टी सेट हो गया। क्लियर है। सेकंड नंबर भी को चेक कर लेते, क्या बोले, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। मतलब जो मेरे इवन भी है और प्राइम भी है। 2 मेरा एक ऐसा नंबर है जो इवन नंबर भी होता है, प्राइम नंबर भी होता है, मतलब ये एम्प्टी सेट तो बिल्कुल भी नहीं है। अगला देखिए, मंथ ऑफ एन इंग्लिश कैलेंडर हैविंग लेस देन 30 डेज। ऐसा एक इंग्लिश कैलेंडर का मंथ जिसमें 30 डेज से कम हो। ऑब्वियसली है हमारे पास फरवरी 28-29 डेज होते हैं उसमें, इसका मतलब उसमें 30 डेज से लेस आ गया, मतलब यहाँ पे फरवरी आ जाएगा, ये भी एम्प्टी नहीं है। अगला क्या बोले, x बिलोंग्स टू i। x मेरा क्या इंटीजर है, जहाँ x का रेंज क्या है, -1 से बड़ा और 1 से छोटा। -1 से बड़ा 1 से छोटा इंटीजर क्या है हमारे पास, 0। मतलब यहाँ पे भी एक एलिमेंट आने वाला है क्या, 0। एम्प्टी आ रहा क्या, नहीं। मतलब एम्प्टी सेट एक अलौता कौन सा मिल रहा है, ऑप्शन ए, जहाँ पे क्या बोले, 2 पैरेलल लाइन जिनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट। अब पैरेलल लाइन हमको अच्छे से पता है वो कितना भी सीधा जाए कभी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करता, मतलब वो इंटरसेक्ट कभी नहीं करने वाला। इसका मतलब वो मेरा कौन सा सेट हो गया, एम्प्टी सेट हो गया। तो मेरा आंसर क्या रहेगा, आंसर रहेगा ऑप्शन ए, जहाँ पे क्या बोले, सेट ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ क्या है, पैरेलल लाइंस, पॉइंट्स ऑफ पैरेलल लाइंस। तो ये है मेरा आंसर। क्लियर है। तो इस तरह से देखिए मेरा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन था। तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए गाइस, अभी हम लोग हमारा क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोले, फाइंड द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन क्वेश्चन। बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 1 जैसा है। मेरे को तो यही समझ नहीं आ रहा कि इन दोनों का अलग अलग क्वेश्चन क्यों बना है। मतलब यहाँ पे भी वही एमसीक्यू क्वेश्चन है और यहाँ पे हमको करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे क्या बोले, विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन इज अ सेट। इनमें से कौन सा कलेक्शन मेरा सेट है ये बताना है। अब देखिए पहला ऑप्शन क्या बोले, कलर्स ऑफ द रेनबो। रेनबो के कलर्स, ये देखिए हमारे पास एकदम स्पेसिफाइड है कि नहीं, यही होने वाले, इसके अलावा और कुछ नहीं। मतलब ये मेरा सेट है। फिर भी बाकी के भी चेक करके देखते हैं। टॉल ट्रीज इन द स्कूल कैंपस, हम कंफर्म बता सकते क्या, नहीं बता सकते। रिच पीपल इन द विलेज, गांव में सबसे अमीर इंसान कौन है, ये भी हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते। इजी एग्जांपल इन द बुक्स, अब किसी के लिए कोई एग्जांपल इजी होगा, किसी के लिए वही एग्जांपल हार्ड होगा, तो इजी एग्जांपल भी हम कंफर्म नहीं बता सकते। तो यहाँ पे एक ही चीज है जो हम एकदम कंफर्म बता पा रहे हैं, वो कौन सा है, कलर्स ऑफ द रेनबो। कलर, रेनबो के कलर क्या है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, मतलब यही मिलने वाला है। तो मेरा आंसर क्या रहेगा, मेरा आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि क्या है, कलर्स ऑफ द रेनबो। दैट्स द आंसर। क्लियर है।
अब उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोले, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट रिप्रेजेंट्स एन इंटरसेक्शन W। अब यहाँ पे कौन सा सेट हमारा n इंटरसेक्शन W को शो करता है। अब n बोले तो क्या होता है हमारा नेचुरल नंबर हमको पता है, और W बोले तो हमारा क्या होता है होल नंबर। अब नेचुरल नंबर के एलिमेंट्स क्या रहते हैं हमको पता है, नेचुरल नंबर के एलिमेंट्स क्या है 1 2 3 4 इस तरह से मिलते हैं। होल नंबर के एलिमेंट 0 1 2 3 4 ऐसे चलते रहेगा। अब यहाँ पे देखिए इनमें कॉमन एलिमेंट इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, उनके बीच का कॉमन एलिमेंट। अब कॉमन एलिमेंट्स क्या है, अब कॉमन एलिमेंट्स क्या दिख रहा 1 2 3 4 5 6 यही मेरे कॉमन एलिमेंट है। बस एक ही एलिमेंट है जो आप कॉमन नहीं है, वो क्या है 0। मतलब इनका जो इंटरसेक्शन रहने वाला है वो क्या बनने वाला है, मेरा नेचुरल नंबर ही बनने वाला है। तो हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे कि यहाँ पे देखिए मेरा आंसर 1 2 3 4 वगैरह कुछ दिख रहा है क्या, तो देखिए यहाँ पे दिखा ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें एलिमेंट्स दिख रहा 1 2 3 और वो चलता ही चलाएगा, क्योंकि नेचुरल नंबर होल नंबर उनका एंड नहीं है, मतलब इनका इंटरसेक्शन का भी हमको एंड नहीं मिलने वाला। तो मेरा इंटरसेक्शन क्या रहेगा ये 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट नंबर्स, तो ये मेरा रहने वाला है इनका इंटरसेक्शन। अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे देखिए 0 इंक्लूड हो गया। 0 मेरे पास होल नंबर पे तो है लेकिन नेचुरल नंबर में नहीं है। इधर देखिए मेरा 0 बोले, अब 0 मेरा इंटरसेक्शन होगा कि उन दोनों में कॉमन, 0 मेरा होल नंबर पे नेचुरल नंबर पे नहीं है, मतलब उनके इंटरसेक्शन में आने वाला है क्या, नहीं आने वाला। और ये एम्प्टी सेट भी नहीं होने वाला उनका इंटरसेक्शन, मतलब मेरा ऑब्वियसली आंसर क्या है ऑप्शन नंबर ए, जो कि क्या है 1 2 3 और ये सब है हमारा आंसर। क्लियर है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पी एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड इंडियन। अब यहाँ पे हमको क्या बोले कि जो मेरा एक्स है वो मेरे ऐसे इंडियन वर्ड्स के लेटर है, वर्ड के लेटर्स। अब यहाँ पे देखिए इंडियन वर्ड के लेटर्स क्या क्या है, अब हमको पता है हम जब सेट में डालते हैं किसी भी वर्ड को तो हम लोग एक ही लेटर को डबल लिख सकते क्या, नहीं लिख सकते। तो डायरेक्टली आप एक काम कीजिए, यहाँ पे चेक करने से अच्छा डायरेक्ट उसका एक सेट बना लीजिए। क्या बन जाएगा, तो यहाँ पे देखिए क्या रहेगा, मेरा पहले आई है तो आई रहने वाला है, उसके बाद एन है एन भी रहेगा, उसके बाद डी है डी भी रहेगा, उसके बाद अगेन आई है, आई मेरा ऑलरेडी गया मतलब डबल आएगा क्या, नहीं आने वाला। उसके बाद ए है ए नहीं गया ए आएगा, एन मेरा ऑलरेडी जा चुका है मतलब डबल आएगा क्या, नहीं आएगा। मतलब मेरा सेट क्या है आई एन डी ए। ऐसा कोई दिख रहा है कि हमको आई एन डी, नहीं आई एन डी ए ये मिल गया मेरे को। बाकी वैसे मतलब नहीं, मेरा आंसर क्या रहेगा ऑप्शन नंबर बी। तो मेरा आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्या है इसके एलिमेंट्स आई एन डी ए, तो हम लोग लिख देंगे आई एन डी एंड ए। क्लियर है, कितना इजी क्वेश्चन था। इसके बाद देखिए नेक्स्ट वाला क्या बोले हम लोगों को, इफ टी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, टी एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5, एम के अंदर एलिमेंट है 3 4 7 8। अब बताइए टी यूनियन एम, इनका यूनियन हमको बताना है। अब यूनियन ऑब्वियसली क्या होता है, उनके बीच उनके जो पूरे के पूरे एलिमेंट्स मिला के जो सेट बनता है वो मेरा क्या होता है उनका यूनियन। अब यहाँ पे अगर मैंने यूनियन बनाया तो क्या मिलने वाला है, तो मेरे को पहले तो मिल रहा है 1, उसके बाद मिल रहा है 2 3 4 एंड 5, पहले सेट के एलिमेंट्स पूरे लिख दिए। उसके बाद देखिए सेकंड सेट के एलिमेंट 3 जा चुका है, 4 वो भी जा चुका है, 7 नहीं गया तो 7 आएगा, 8 वो भी नहीं गया तो वो भी आने वाला। इसके अलावा और कुछ आने वाला है क्या, तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 7 8 ऐसा कुछ दिख रहा है क्या, 1 2 3 4 5 7 8 है क्या, नहीं मतलब ये कैंसल। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 7 8 5 कैंसिल, 5 नहीं है मतलब ये भी कैंसिल। 1 2 3 4 5 7 8 ये इसके अंदर पूरे के पूरे दिख रहे हैं, मतलब मेरा आंसर क्या रहेगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें सिर्फ 3 और 4 है, मतलब मेरा आंसर क्या है ऑप्शन सी, जिसके अंदर एलिमेंट्स क्या रहेंगे 1 2 3 4 5 7 एंड 8, ये मेरा आंसर रहेगा। क्लियर है। तो इस तरह से देखिए मेरा आंसर निकल गया। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए गाइस अभी हम लोग हमारा क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्या बोले यहाँ पे हम लोगों को, आउट ऑफ 100% इन द ग्रुप 72% स्पीक इंग्लिश एंड 43% स्पीक फ्रेंच। यहाँ पे हमारे पास 100 लोगों का एक ग्रुप है जहाँ पे 72 लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश में बात कर सकते हैं, 43% स्पीक फ्रेंच, 43 लोग ऐसे हैं जो फ्रेंच में बात कर सकते हैं। ईच वन आउट ऑफ 100% स्पीक एटलीस्ट वन लैंग्वेज। मतलब वहाँ पे जितने भी लोग थे 100 लोगों का ग्रुप में, हर कोई ना कोई इनमें से एक लैंग्वेज में बात कर सकता था। मतलब कोई भी ऐसे इंसान नहीं है जो दोनों में से कोई भी एक लैंग्वेज में बात नहीं कर सकता। देन हाउ मैनी स्पीक ओनली इंग्लिश, तो फिर वहाँ पे ऐसे कितने लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में बात कर सकते हैं, कितने लोग ऐसे जो सिर्फ और सिर्फ फ्रेंच में बात कर सकते हैं, और हाउ मैनी ऑफ देम स्पीक इंग्लिश एंड फ्रेंच बोथ, और ऐसे लोग कितने हैं जो दोनों लैंग्वेज में बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन का मतलब क्या हो गया, हमारे पास टोटल 100 लोग हैं। मैं इस तरह से ले लेता हूँ, ये सोचिए मेरे पास कितने लोग हैं टोटल 100। अब वहाँ पे हमारे पास 72 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ जो इंग्लिश में बात करते हैं, सिर्फ नहीं जो इंग्लिश में बात कर सकते हैं। तो हमने ले लिए 72 लोग हमारे पास ऐसे जो इंग्लिश में बात कर सकते हैं।
क्योंकि कुछ लोग वो 72 में से कुछ लोग ऐसे हैं जो दोनों लैंग्वेज में भी बात कर सकते हैं। अब इसमें क्या बोले 43 लोग ऐसे हैं जो फ्रेंच में बात कर सकते हैं। तो फिर हम लोगों ने इस तरह से बना दिए कि यहाँ पे 43 लोग ऐसे हैं जो फ्रेंच में बात कर सकते हैं। ओके, तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो दोनों लैंग्वेज में बात कर सकते हैं। दोनों लैंग्वेज में बात कर सकने वाले मैंने बोला कि ये मेरे ऐसे लोग हैं जो दोनों लैंग्वेज में बात कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों में इंटरसेक्ट हो गया वो। इतने कुछ लोग हमारे पास ऐसे हैं जो दोनों लैंग्वेज में बात कर सकते हैं। तो हमको यही निकालना है कि ये लोग कितने हैं जो दोनों लैंग्वेज में बात कर सकते हैं, और उसमें इतने लोग जो है वो ऐसे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में बात कर सकते हैं, और इतने लोग ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ फ्रेंच में बात कर सकते हैं। तो इनका मेरे को वैल्यू निकालना है। मतलब हमको ये निकालना है कि जो सिर्फ इंग्लिश में बात कर सकते हैं वो कितने, जो सिर्फ फ्रेंच में बात कर सकते हैं वो कितने, और जो दोनों लैंग्वेज में बात कर सकते हैं वो कितने। अब कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले तो सेट के फॉर्म में लिख देते हैं। क्या लिखेंगे हम लोग? तो सबसे पहले देखिए मेरे पास इंग्लिश बोलने वाले लोग कितने 72, तो मैंने लिख दिया वहाँ पे उनको सेट का नाम क्या दे दिया? ई दे दिया। लेट ई बी द सेट ऑफ पर्सन हु कैन स्पीक इंग्लिश। कितने हैं मेरा? एन ऑफ ई इज इक्वल्स टू 72, मतलब 72% ऐसे हैं जो इंग्लिश में बात कर सकते हैं। लेट एफ बी द सेट ऑफ पर्सन हु कैन स्पीक फ्रेंच। एन ऑफ एफ इज इक्वल्स टू 43, मतलब ऐसे लोग 43 है जो फ्रेंच में बात कर सकते हैं। मैंने उनको एन ऑफ एफ इज इक्वल्स टू 43 दे दिया। अब वहाँ पे पूरे के पूरे 100 लोग दोनों लैंग्वेज में, दोनों में से कोई ना कोई लैंग्वेज में बात कर सकते थे। मतलब ये पूरा का पूरा मेरा क्या हो जाएगा? इंग्लिश सेट और फ्रेंच सेट का यूनियन है ना। तो फिर हम लोग लिख दिए कि इंग्लिश सेट और फ्रेंच सेट का यूनियन मेरा क्या है? टोटल लोग कितने थे? 100 थे, मतलब मेरा कितना रहेगा? 100 रहेगा। अब यहाँ पे हमको ये निकालना है सबसे पहले कि इन दोनों में इंटरसेक्शन क्या है, मतलब ऐसे लोग कितने जो इंग्लिश और फ्रेंच दोनों में बात कर सकते हैं। अब वो मेरा क्या रहेगा? इनका इंटरसेक्शन रहेगा ना। तो हम लोगों ने यहाँ पे लिखे द नंबर ऑफ पर्सन हु कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड फ्रेंच, मतलब ऐसे लोग जो इंग्लिश और फ्रेंच दोनों लैंग्वेज में बात कर सकते हैं। तो वो मेरा क्या रहेगा? इन दोनों का इंटरसेक्शन होने वाला है दोनों सेट का। तो हमने लिख दिए ऐसे लोग जो मेरे इंग्लिश और फ्रेंच में दोनों में बात कर सकते हैं। एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल्स टू हमको निकालना है। वो हमको पता है क्या? नहीं पता। अब देखिए यहाँ पे मेरा एक फॉर्मूले में बढ़ते हुए दिख रहा है। हम लोगों ने यूनियन वाला फॉर्मूला देखे थे कि हमारा अगर एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू क्या होता है? एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। हमारे पास यूनियन गिवन है, ए गिवन है, बी सेट गिवन है, तो हम लोग इंटरसेक्शन बड़ी इजीली निकल सकते हैं उस फॉर्मूले से। तो यहाँ पे हम लोग वही फॉर्मूला लगा देंगे, बस ए और बी सेट की जगह मेरे पास क्या दिख रहा है? ई और एफ दिख रहा है। तो लगा देते हैं, क्या हो जाएगा हमारा फॉर्मूला? एन ऑफ क्या हो जाएगा? ई यूनियन एफ इज इक्वल्स टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, सॉरी ई एंड एफ है ये हमारे पास सेट का नाम क्या है? ई एंड एफ, इंग्लिश एंड फ्रेंच, माइनस एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। क्लियर है? अब इसमें देखिए हमारा वैल्यू पुटअप कर देते हैं। एन ऑफ ई यूनियन एफ का वैल्यू मेरे पास कितना है? 100 है। तो हम लोग यहाँ पे क्या पुट कर देंगे? 100। अब उसी तरह से हमारे पास एन ऑफ ई का वैल्यू कितना है? 72 प्लस एन ऑफ एफ का वैल्यू हमारे पास कितना है? 43 माइनस एन ऑफ ई इंटरसेक्शन वी एफ हमको नहीं पता, तो उसको जैसे कि वैसे लिख देते हैं। क्लियर है? अब इसको सॉल्व करते क्या हो जाएगा? 72 प्लस 43 कितना होता है? 70 प्लस 40 110 115 कितना हो जाएगा हमारा? 115। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 100 इज इक्वल्स टू 115 माइनस एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। क्लियर है? तो इस तरह से मेरे इनका इंटरसेक्शन निकल गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये माइनस ई इंटरसेक्शन एफ उधर गया तो प्लस ई इंटरसेक्शन एफ, और ये प्लस 100 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 100। तो ये क्या लिख देंगे हम लोग? एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल्स टू क्या होने वाला है? 115 माइनस 100। ठीक है? अब 115 माइनस 100 कितना होता है? तो 115 माइनस 100 होता है हमारा 15। तो हम लोग लिखेंगे एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ का वैल्यू मेरा कितना निकला? इसका वैल्यू मेरा निकला 15। यानी कि हमारे पास 15 लोग ऐसे हैं जो कि किसमें? इंग्लिश और फ्रेंच दोनों में बात कर सकते हैं। मतलब ये लोग मेरे कितने हो गए? 15 हो गए जो मेरे इंग्लिश और फ्रेंच दोनों में बात कर सकते हैं। देयरफॉर हम लोग हमारा थर्ड वाले जो क्वेश्चन था उसका आंसर निकल गया। हाउ मेनी ऑफ देम स्पीक इंग्लिश एंड फ्रेंच बोथ? इसका आंसर हमको मिल गया देयर आर 15 मेंबर्स हु कैन स्पीक इंग्लिश एंड फ्रेंच बोथ। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर देयर आर 15 पर्सन्स, देयरफॉर there are 15 persons who can speak English and French both. English and French both. क्लियर है? तो इस तरह से देखिए मेरा आंसर हो जाता है।
समझ गया। अब उसके बाद मेरा एक क्वेश्चन का आंसर हुआ, लेकिन बाकी के दो बचे कि ऐसे लोग कितने हैं जो सिर्फ इंग्लिश में बात कर सकते हैं और ऐसे लोग कितने हैं जो सिर्फ फ्रेंच में बात कर सकते हैं। अब ये भी बड़ा सिंपल है, देखिए हमको पता है इंग्लिश में बात करने वाले कितने थे 72, और ऐसे लोग कितने थे जो दोनों लैंग्वेज में बात कर सकते 15। तो ऑब्वियसली मेरे ऐसे लोग जितने हैं जो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में बात कर सकते हैं वो निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पूरे इंग्लिश में से दोनों लैंग्वेज में बात करने वाले क्या कर देंगे माइनस, क्योंकि हमको दोनों लैंग्वेज में बात करने वाले मिल चुके हैं। कितने लोग हैं 15 लोग हैं, तो हम लोग उसमें से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो फिर हम लोग क्या लिखेंगे, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे द पर्सन हु कैन स्पीक ओनली इंग्लिश, क्या लिखेंगे हम लोग, पर्सन्स हु कैन स्पीक ओनली इंग्लिश इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे, पूरे के पूरे इंग्लिश में बात करने वाले, पूरे के पूरे इंग्लिश में बात करने वाले मतलब n ऑफ e। तो हम लोग लिखेंगे n ऑफ e, उसमें से क्या माइनस करना पड़ेगा हमको, माइनस दोनों लैंग्वेज में बात करने मतलब उनका इंटरसेक्शन, मतलब क्या हो जाएगा n ऑफ e इंटरसेक्शन f। अब इसको सॉल्व कर देंगे, n ऑफ e का वैल्यू मेरे पास कितना है, तो n ऑफ e का वैल्यू है हमारे पास 72, और n ऑफ e इंटरसेक्शन f का वैल्यू हमारे पास कितना है 15। इनको माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो हमारे यहाँ पे हो जाएगा कितना, कितना 57। तो हमारे पास ऐसे लोग कितने हैं जो दोनों लैंग्वेज सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में बात कर सकते हैं, 57 लोग ऐसे हैं। तो फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या लिखेंगे हम लोग, देयरफॉर देयर आर 57 persons who can speak only English। क्लियर है, मतलब सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में बात करने वाले हमारे पास कितने लोग हैं 57। सेम उसी तरह से हम फ्रेंच का भी निकालेंगे, फ्रेंच में टोटल बात करने वाले लोग कितने हैं 43, और उसमें दोनों लैंग्वेज में बात करने वाले कितने हैं 15। सेम टू सेम यही प्रोसीजर रहेगा। हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर हम लोग लिखेंगे द persons who can speak क्या है हमारा, ओनली फ्रेंच क्या रहने वाला है हमारा, इस बार क्या हो जाएगा, हमारा फ्रेंच वाले कितना है n ऑफ f है। तो हम लोग क्या किससे माइनस करेंगे, n ऑफ f से माइनस करने वाले हैं किसको, उनके इंटरसेक्शन को, मतलब माइनस किसको करेंगे, n ऑफ e इंटरसेक्शन f को। अब माइनस कर देंगे तो हमारा वैल्यू क्या निकलने वाला है, तो माइनस करने पर हमारा वैल्यू क्या निकलेगा, हमारा वैल्यू कुछ इस तरह से निकलेगा, n ऑफ f का वैल्यू हमारे पास कितना था 43, माइनस n ऑफ इंटरसेक्शन f मेरे पास कितना था 15, माइनस कर देंगे तो मेरा कितना हो जाएगा 43 माइनस 15 कितना होता है, तो हमारा होता है 28। तो यहाँ पे ऐसे कितने लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ फ्रेंच में बात कर सकते हैं 28 पर्सन है। तो फिर हम लोग लिखेंगे देयरफॉर देयर आर कितने 28 persons who can speak क्या है ओनली फ्रेंच। क्लियर है, कितना इजीली निकल गया। तो इस तरह से देखिए मैं तीनों क्वेश्चन का आंसर निकल चुका है, एकदम इजी था। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए गाइस अभी हम लोग हमारा क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। क्या बोले यहाँ पे हम लोग को 70 trees were planted by Parth and 90 trees were planted by Pradnya on the occasion of tree plantation week। मतलब ट्री प्लांटेशन वीक में पार्थ ने कितने ट्री प्लांट किए, पार्थ ने 70 ट्रीज प्लांट किए। वहीं पर प्रज्ञा ने उसी वीक में कितने 90 ट्रीज प्लांट किए, जिनमें से 25 ट्रीज वेयर प्लांटेड बाय बोथ ऑफ देम टुगेदर। मतलब उनमें से 25 प्लांट ऐसे थे जो दोनों ने एक साथ मिलकर प्लांट किए थे। ठीक है, तो हाउ मेनी ट्रीज वेयर प्लांटेड बाय बोथ पार्थ एंड प्रज्ञा। तो फिर ये बताइए कि प्रज्ञा और पार्थ ने मिलाकर टोटल कितने प्लांट किए, मतलब कितने ट्रीज प्लांट किए वो बताइए। अब कैसे निकालेंगे, पहले तो क्वेश्चन को समझिए। पार्थ ने कितने ट्री प्लांट किए 70 ट्रीज प्लांट किए। अब 70 ट्रीज प्लांट किए पार्थ ने, वहाँ पे प्रज्ञा ने कितने ट्रीज प्लांट किए, उसने 90 ट्रीज प्लांट किए। जहाँ पे 25 ट्रीज ऐसे थे जो दोनों ने साथ में मिलकर प्लांट किए। मतलब इतने ट्रीज वहाँ पे ऐसे है जो दोनों ने साथ में मिलकर प्लांट किया। मतलब ये क्या है, उन दोनों का इंटरसेक्शन है ना, ये क्या उन दोनों का
इंटरसेक्शन। तो हमको ये बताइए कि ऐसे ट्री कितने हैं जो टोटल दोनों ने प्लांट किए, मतलब टोटल मतलब यूनियन हमको निकालना है, तो हमको टोटल इतना निकालना है, मतलब हमको क्या निकालना है यहाँ पे यूनियन फाइंड करना है। अब कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो हम लोग इसको प्रॉपर तरीके से लिख लेते। क्या बोले, लेट ए बी द सेट ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय पार्थ। पार्थ ने कितने ट्रीज प्लांट किए, हमको 70 ट्रीज प्लांट किए, तो एन ऑफ ए मेरा कितना हो गया 70। उसी तरह से प्रज्ञा ने कितने ट्रीज प्लांट किए, तो प्रज्ञा ने 90 ट्रीज प्लांट किए थे, तो हम लोगों ने लिख दिए कि एन ऑफ बी बी द 90 बी द सेट ऑफ द ट्रीज प्लांटेड बाय प्रज्ञा। ओके, अब दोनों ने मिलके एक साथ कितने प्लांट किए, तो दोनों ने मिलके एक साथ 25 ट्रीज प्लांट किए, तो हम लोगों ने लिखे 25 ट्रीज आर प्लांटेड बाय बोथ ऑफ देम टुगेदर, मतलब 25 ट्रीज ऐसे थे जो दोनों ने साथ में मिलके प्लांट किए थे। वो 25 ट्रीज हमारा इंटरसेक्शन रहेगा उनका, तो हमने लिख दिए कि ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि दोनों ने साथ में प्लांट किया तो उनका इंटरसेक्शन मेरा कितना निकला 25। नंबर ऑफ ट्रीज, अब हमको क्या निकालना है यहाँ पे, टोटल उन लोगों ने कितने ट्री प्लांट किए, मतलब टोटल मतलब क्या रहेगा यूनियन, तो हम लोगों ने लिखे यहाँ पे नंबर ऑफ ट्री प्लांटेड बाय पार्थ और प्रज्ञा वो मेरा क्या रहेगा एन ऑफ ए यूनियन बी, वो हमको क्या करना है फाइंड करना है। तो देखिए एकदम सिंपल है, हमारा फॉर्मूले में ही दिख रहा है, ये हमारा फॉर्मूला क्या है, एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला पुट कर देंगे। क्या लिखेंगे हम लोग, हमारे पास फॉर्मूला है एन ऑफ ए यूनियन बी is equals to n of a plus n of b minus n of a intersection b। अब यहाँ पे फॉर्मूले पुट कीजिए, डायरेक्ट मेरा आंसर आ जाएगा। n ऑफ a यूनियन b हमको निकालना है, उसको जैसे कि वैसा रखते हैं। n ऑफ a का वैल्यू हमारा कितना है 70, उसी तरह से n ऑफ b का वैल्यू मेरा कितना है, तो n ऑफ b का वैल्यू है हमारा 90 और n ऑफ a इंटरसेक्शन b मतलब उनके इंटरसेक्शन दोनों ने साथ में मिलकर कितने प्लान किए थे 25। अब इसको सॉल्व करते हैं, 70 प्लस 90 मेरा कितना होता है, तो 70 प्लस 90 मेरा 160 हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 160 माइनस कितना 25। 160 माइनस 25 कितना होता है 135 होता है, कितना होता है 135, मतलब n ऑफ a यूनियन b मेरा कितना निकला 135। इसका मतलब उन दोनों ने मिलके टोटल कितने ट्री प्लांट किए थे 135 ट्री प्लांट किए थे, मतलब उनका यूनियन कितना निकला 135। तो हम लोगों को यही चाहिए था, तो हम लोग डायरेक्टली लिख देंगे देयरफॉर, क्या लिखेंगे हम लोग, क्या पूछे थे, हाउ मेनी ट्रीज वेयर प्लांटेड बाय पार्थ और प्रज्ञा। तो फिर पार्थ और प्रज्ञा मतलब 135 ट्रीज, 135 देयर आर 135 ट्रीज वेयर प्लांटेड बाय क्या है, किसने किसने, पार्थ और प्रज्ञा, पार्थ और प्रज्ञा। क्लियर है, तो इस तरह से देखिए हमारा आंसर सॉल्व होता है। बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन था ना। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए गाइस अभी हम लोग हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्या बोले यहाँ पे हम लोग को, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, एन ऑफ ए इक्वल्स टू 20 देखे, एन ऑफ बी इक्वल्स टू 28 देखे, एन ऑफ ए यूनियन बी 36 देखे, देयरफॉर एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फाइंड कीजिए। अब कैसे करेंगे, तो देखिए सिंपल है एकदम, हमारे पास फॉर्मूला डायरेक्टली गिवन है। फॉर्मूला क्या है, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये हमने फॉर्मूला पढ़े थे। बस यही फॉर्मूले का यूज़ है हमारा, ये फॉर्मूला पुट कर दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। अब पुट कीजिए क्या आता है, एन ऑफ ए यूनियन बी का वैल्यू हमारे पास कितना है, तो हमारे पास है 36। एन ऑफ ए का वैल्यू हमारे पास कितना है 20 और एन ऑफ बी का वैल्यू हमारे पास कितना है 28 और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमको क्या करना है फाइंड करना है। अब देखिए 20 प्लस 28 मेरा कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 36 इज इक्वल्स टू 48 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ पे देखिए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, नेगेटिव में है एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो ये उधर गया तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, हमको पता है इक्वल टू का दूसरी तरफ साइन चेंज होता है, और ये प्लस 36 उधर गया तो क्या हो जाएगा माइनस 36। तो हम लोग डायरेक्टली लिख देंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो ये शिफ्ट कर देंगे, माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी उधर गया तो फिर प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और उसी तरह से इधर 48 पहले से था, प्लस 36 इधर आ गया तो फिर माइनस 36। अब 48 माइनस 36 कितना होता है, तो 48 माइनस 36 होता है 12। तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे लिख देंगे एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू हमारा कितना निकला 12, यही हमको चाहिए था। देखिए एन ऑफ ए इंटरसेक्शन भी चाहिए था, तो कितने इजीली सॉल्व हो गया, एकदम इजी क्वेश्चन है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्या बोले हम लोग को, In a class, 8 students out of 28 have only dogs and their pets as their pet animal at home. 6 students have only cat as their pet animals. 10 students have dog and cat both
देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू नॉट हैव डॉग और कैट एज देयर पेट एनिमल एट होम। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन का मीनिंग समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। हमको क्या बोले, एक क्लास में कितने बच्चे थे टोटल, 8 स्टूडेंट आउट ऑफ 28, मतलब टोटल स्टूडेंट्स कितने मेरे पास 28 स्टूडेंट्स हैं। तो टोटल 28 स्टूडेंट में से 8 स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्या पालते हैं, डॉग पालते हैं, और वहाँ पे कितने सिर्फ डॉग पालते हैं, क्या बोले, ओनली डॉग, मतलब सिर्फ डॉग पालने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, 8 स्टूडेंट्स हैं। एंड 6 स्टूडेंट हैव ओनली कैट एज देयर पेट एनिमल, और 6 स्टूडेंट ऐसे जो सिर्फ और सिर्फ क्या पालते हैं, कैट पालते हैं। एंड 10 स्टूडेंट्स हैव डॉग एंड कैट बोथ, और वहाँ पे 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जो डॉग और कैट दोनों पालते हैं। तो फिर देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू नॉट हैव अ डॉग और कैट एज देयर पेट एनिमल एट होम। तो फिर ऐसे बताइए हमको कि ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो ना तो डॉग पालते हैं और ना तो कैट पालते हैं। देखिए मैंने एग्जाम्पल के लिए एक डायग्राम टाइप बनाया कि हमारे पास टोटल सोचिए 28 स्टूडेंट्स है, ये मेरे 28 स्टूडेंट्स हो गए टोटल, ठीक है। तो यहाँ पे डॉग पालने वाले 8 स्टूडेंट्स है, इतना मेरा क्या हो गया, 8 स्टूडेंट्स जो सिर्फ और सिर्फ डॉग पालते हैं। 6 स्टूडेंट ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ क्या पालते हैं, कैट पालते हैं, और 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कैट और डॉग दोनों पालते हैं। तो फिर हमको बताइए कि ऐसे स्टूडेंट्स कितने रहेंगे जो हमको दोनों में से एक भी नहीं पालते। तो अगर आप सिंपल वे में देखेंगे तो आप यहाँ पे डायरेक्टली ये भी बोल सकते हैं टोटल 28 है, डॉग वाले 8, बोथ वाले कितने 10 और कैट वाले 6, इन सभी को प्लस कर देंगे, 28 से माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन इसको हमको सेट का लेसन चल रहा था, सेट वाले फॉर्म में लिखना पड़ेगा एकदम अच्छे से, तो हम लोग इसको लिखते हैं। तो चलिए क्या बोले यहाँ पे, सबसे पहले देखिए हम लोग बोलेंगे डॉग कितने बच्चे पालते हैं। अब डॉग कितने बच्चे पालते हैं, तो सिर्फ डॉग पालने वाले इतने हैं, और ये जो स्टूडेंट्स हैं वो डॉग और कैट दोनों पालते हैं। मतलब अगर मैंने बोला डॉग पालने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं, तो वो पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक आएगा, क्योंकि ये पूरे के पूरे बच्चे डॉग पालते हैं। भले ये डॉग और कैट दोनों पालते हैं, लेकिन डॉग भी पालते हैं ना, मतलब ये मेरा जो रहेगा पोर्शन, ये मेरा क्या रहेगा, डॉग पालने वाले बच्चे, ठीक है। तो हमारा डॉग पालने वाले बच्चे क्या हो जाएगा, लेट ए बी द सेट ऑफ स्टूडेंट हैविंग डॉग एज ए पेट। हमको डॉग एज ए पेट पालने वाले बच्चे कितने हैं, तो उसमें क्या आएगा, डॉग पालने वाले बच्चे कितने थे, 8 थे, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 8। और कैट पालने वाले बोथ दोनों पालने वाले बच्चे कितने थे, तो दोनों पालने वाले बच्चे हमारे पास कितने, 10 स्टूडेंट्स हैविंग डॉग एंड कैट बोथ, यहाँ पे लिख लेते हैं। और 6 स्टूडेंट हैविंग और 8 स्टूडेंट हैविंग क्या है, दूसरे पेन से मार्क करता हूँ, 8 स्टूडेंट हैविंग क्या है, ओनली डॉग, और साथ ही 6 स्टूडेंट हैविंग ओनली कैट, 6 स्टूडेंट हैविंग क्या है, ओनली कैट है। क्लियर है। तो इस टाइप का बोले। अब इसको देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमको पता है डॉग पालने वाले कितने स्टूडेंट 8 और दोनों पालने वाले 10, तो टोटल डॉग पालने वाले बच्चे कितने होंगे 8 + 10, तो 8 + 10 कितना हो जाएगा हमारा 18। तो इसका मतलब 18 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो डॉग पालते हैं। उसी तरह से कैट पालने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं, तो सिर्फ कैट पालने वाले स्टूडेंट्स हैं हमारे पास कितने, 6 स्टूडेंट हैं जो सिर्फ कैट पालते हैं, और 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जो डॉग और कैट दोनों पालते हैं, मतलब उनके पास कैट भी है। तो यानी कि वहाँ पे क्या रहेगा, कैट पालने वाले बच्चे क्या रहेंगे 6 + 10 हो जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कितना 6 + 10 मतलब कितना हो जाएगा 16। यानी कैट पालने वाले स्टूडेंट्स मेरे पास कितने हैं, यहाँ से यहाँ तक मतलब 16 स्टूडेंट्स हैं जो कैट पालते हैं। अब यहाँ पे दोनों पालने वाले बच्चे कितने 10, मतलब वो क्या रहेगा डॉग और कैट के इंटरसेक्शन रहने वाला है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे दोनों पालने वाले बच्चे मतलब क्या रहेगा A∩B, जो कि कितना है हमारे पास 10 है। तो अभी हमारे पास हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है कितने बच्चे नहीं पालते। अब कितने बच्चे नहीं पालते मतलब ये टोटल भी मेरे को चाहिए। टोटल मतलब क्या रहेगा, ये डॉग और कैट का यूनियन रहेगा। तो डॉग और कैट का यूनियन निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे डायरेक्टली कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग आइदर कैट और डॉग एज अ पेट, यानी कि या तो डॉग या कैट पालने वाले बच्चे कितने हैं, मतलब कोई तो भी पेट एनिमल पालने वाले बच्चे डॉग और कैट में से कितने हैं। तो हम लोग लिखेंगे N(A) यूनियन B। हमारे पास फॉर्मूला है, डायरेक्टली फॉर्मूले पुट कर देंगे। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, तो हम लोग लिखेंगे N(A) यूनियन B इजिकल्स टू क्या रहेगा हमारा फॉर्मूला है N(A) + N(B) - N(A) B। अब N(A) यूनियन भी हमको नहीं पता, N(A) का वैल्यू हमारे पास कितना है, तो N(A) का वैल्यू हमारे पास 18। उसी तरह से N(B) का वैल्यू हमारे पास कितना है 16, एंड N(A)∩B का वैल्यू हमारे पास कितना है 10 है। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए 16 - 10 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 18 माइनस कितना हो जाएगा 18 + 6, ठीक है 16 - 10 6 हो गया। 18 + 6 कितना होता है, तो 18 + 6 होता है हमारा 24, यानी कि N(A) यूनियन भी हमारा कितना निकला
24 निकला। मतलब यहाँ से यहाँ तक मेरा कितना निकला 24 स्टूडेंट्स। और हमको पता है टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे पास 28 है। अगर मेरे को ऐसे स्टूडेंट्स चाहिए जो ना तो डॉग पालते ना तो कैट पालते, तो वो निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, टोटल स्टूडेंट्स में से डॉग कैट पालने वाले स्टूडेंट्स को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। मतलब ये ए यूनियन बी को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे द स्टूडेंट्स हु डू नॉट हैव डॉग और कैट एज ए पेट एनिमल। हम लोग लिखेंगे देयरफॉर द स्टूडेंट्स हु डू नॉट हैव डॉग और कैट एज अ पेट एनिमल, द स्टूडेंट who do not have dog or cat as pet animal। ऐसे बच्चे कितने हैं, तो हम लोग लिखेंगे हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स माइनस टोटल स्टूडेंट्स माइनस क्या हो जाएगा इनका यूनियन, तो हम लोग लिखेंगे एन ऑफ माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी होने वाला है। अब टोटल स्टूडेंट्स कितना था हमारे पास, तो टोटल स्टूडेंट्स था हमारे पास कितना 28। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 28 माइनस क्या लिखेंगे हम लोग 28 माइनस हमारे पास एन ऑफ ए यूनियन बी कितना निकला 24। तो 28 माइनस 24 कितना होता है 4। यानी कि ऐसे स्टूडेंट्स कितने हैं 4 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ना तो कैट पालते हैं और ना तो डॉग पालते हैं। तो फिर हम लोग लिखेंगे देयरफॉर देयर आर 4 स्टूडेंट्स हु डू नॉट हैव कैट और डॉग, देयरफॉर देयर आर 4 students who do not have dog or cat as their pet animal। एकदम सिंपल था ना। देखिए तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए गाइस अभी हम लोग हमारा क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्या बोले यहाँ पे हम लोग को, तो चलिए गाइस अभी हम लोग हमारा क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्या बोले यहाँ पे हम लोग को, रिप्रेजेंट द यूनियन ऑफ 2 सेट्स बाय वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे हमको 2 सेट्स गिवन है और इसको हमको वेन डायग्राम में इसका यूनियन शो करना है। अब किस तरह से करेंगे, तो बड़ा सिंपल है, हमारे पास 2 सेट्स गिवन है। सबसे पहले तो इसका यूनियन लिख लेते हैं। तो इसका यूनियन क्या आएगा, तो हम लोग लिखते हैं सबसे पहले मेरा ए यूनियन बी लिख लेते थे। ए यूनियन बी मेरा क्या आएगा, पहले तो पूरे ए सेट के एलिमेंट मतलब 3 4 5 एंड 7 और उसके बाद बी सेट के एलिमेंट क्या है 1 4। देखिए मेरा ऑलरेडी जा चुका है तो डबल नहीं आने वाला, फिर क्या रहेगा 8। ये मेरा क्या हो जाएगा, इनका यूनियन हो गया। क्लियर है। अब इसको हमको वेन डायग्राम में शो करना है। वेन डायग्राम में शो करना है तो सबसे पहले 2 सेट के लिए हम लोग 2 क्लोज फिगर बना लेते कुछ इस टाइप से। देखिए मेरा डायग्राम थोड़ा आड़ा टेढ़ा बन सकता है बिकॉज मैं अपने हाथ से बना रहा हूँ डायरेक्टली, लेकिन हमको बस हम सेट बनाने के लिए क्लोज फिगर चाहिए। कैसा भी रहे चलेगा, कोई भी शेप का रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे देखिए हमारे सेट के एलिमेंट्स क्या रहेंगे, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट सेट के एलिमेंट क्या दिख रहा है, हमारे फर्स्ट सेट का नाम है ए। तो हम लोग यहाँ पे पहले ए दे देते हैं। फर्स्ट सेट का नाम है मेरा ए एंड सेकेंड सेट का नाम है हमारा बी। अब यहाँ पे फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स क्या दिख रहे हैं, तो फर्स्ट सेट के एलिमेंट क्या दिख रहा है, सबसे पहले 3 दिख रहा है। तो हम लोग यहाँ पे 3 पहले 3 लिख लेते हैं। उसके बाद 4, तो देखिए 4 यहाँ पे दोनों सेट में दिख रहा है। पहले एक चीज़ देख लीजिएगा, दोनों में कॉमन एलिमेंट्स क्या है, तो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट अकेला 4 है। मतलब इन दोनों के इंटरसेक्शन में क्या आने वाला है 4, और उसको छोड़ के बाकी के पहले सेट ए के एलिमेंट 3, उसके बाद 5 और उसके बाद 7। उसी तरह से बी का एलिमेंट 4 मेरा ऑलरेडी जा चुका है, बचता क्या है 1 एंड 8। तो ये मेरा बन गया ए एंड बी सेट। लेकिन इसको हमको यूनियन शो करना है। यूनियन क्या है, ये पूरा का पूरा मेरा क्या होता है यूनियन होता है। मतलब ए और बी को मर्ज, मतलब ये मैं कुछ इस तरह से दे दूंगा, ये मेरा क्या हो जाएगा यूनियन हो गया। ये पूरा का पूरा मेरा क्या है यूनियन है। क्लियर है। तो इस तरह से देखिए मैं डॉट 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 दे रहा हूँ, ये मेरा हो गया दोनों सेट के यूनियन। क्लियर है। तो ये मेरा ए यूनियन बी हो गया वेन डायग्राम में। अब इसके बाद हमारा सेकंड से क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोले, हमारे पास सेट पी दिख रहा है ए बी सी डी ई एफ और सेट क्यू दिख रहा है एल एम एन ई बी। तो इसका पहले यूनियन लिख लेते हैं। दोनों का यूनियन क्या हो जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे पी यूनियन क्यू। पी यूनियन क्यू क्या होता है, तो पी के पास एलिमेंट क्या क्या है हमारे पास ए बी सी ई एंड एफ।
अब उसके बाद क्यू के एलिमेंट देखते हैं। क्यू के पास क्या दिख रहा है, एल हमारा डबल नहीं हुआ तो लिख देंगे, एम ये भी डबल नहीं है, एन ये भी डबल नहीं है, लेकिन ई मेरा ऑलरेडी जा चुका है, वो आएगा क्या, नहीं आएगा। बी भी ऑलरेडी जा चुका है, मतलब वो भी मेरा डबल नहीं आएगा, मतलब मेरा यूनियन क्या बन गया इस तरह से। अब इसको हमको वेन डायग्राम में शो करना है, तो वेन डायग्राम बना लीजिए। हम लोग क्या करेंगे, दो सेट के लिए दो क्लोज फिगर बना लेते कुछ इस तरह से। ये मेरा फर्स्ट क्लोज फिगर और ये मेरा सेकंड क्लोज फिगर, क्लियर है। इसका नाम क्या दे देंगे हम, दोनों सेट का नाम क्या है, पी और क्यू, तो हम लोग इसको नाम दे देते हैं। एक सेट का नाम है पी और सेकंड सेट का नाम मेरा क्या है, क्यू है। अब इसमें पहले तो देख लीजिए दोनों का इंटरसेक्टिंग एलिमेंट क्या है, मतलब दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या दिख रहा। तो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, ई और बी, देखिए दोनों में कॉमन है। तो हम लोग इनके जो मिडल पोर्शन है जहाँ पे इनके इंटरसेक्शन हो रहा है वहाँ पे हम क्या लिख देंगे, ई और बी एलिमेंट लिख लेंगे। तो लिख देते हैं हमारे इंटरसेक्शन में क्या रहेगा, ई एंड बी, क्लियर है। अब इसके बाद ई और बी को छोड़ के बाकी के पूरे एलिमेंट पी पे और ई और बी को छोड़ के इधर बाकी के पूरे एलिमेंट क्यू पे लिख देंगे। तो हम लोग लिख देते हैं ई और बी को छोड़ के बचता क्या है, ए बचता है, सी बचता है एंड एफ बचता है। इस तरफ में ई और बी को छोड़ के क्या बचता है, एल बचता है, एम बचता है और एन बचता है। तो इस तरह से मेरा दो सेट बन गया। लेकिन हमको इसका यूनियन शो करना है, मतलब फिर से इसको हम कुछ तो भी हाईलाइट कर देते हैं। हमारा यूनियन क्या होता है, ये पूरा का पूरा मेरा क्या होता है, यूनियन होता है। तो फिर हम लोग इसको कुछ इस तरह से शो कर देंगे। ये मेरा क्या हो गया, आप अपने तरह अपने हिसाब से शो कीजिए। मैं इस तरह से शो कर रहा हूँ, मतलब आपको भी इसी तरह से शो करना ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो ये मेरा हो गया ए यूनियन बी, क्लियर है, मतलब सारे पी यूनियन क्यू, क्लियर है। तो ये मेरा सेकंड क्वेश्चन हो गया। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन क्या बोले, तो यहाँ पे देखिए दो सेट दिख रहा है। सेट एक्स का वैल्यू एलिमेंट्स क्या दिख रहा, एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर बिटवीन 80 एंड 100। एक्स मेरे प्राइम नंबर है, कहाँ से कहाँ तक, 80 से 100 तक। अब प्राइम नंबर मतलब ऐसे नंबर जो किसी के भी टेबल में नहीं आते। तो 80 से 100 के बीच में हमारे पास प्राइम नंबर क्या है, तो हम लोग लिख लेंगे। सबसे पहले तो मेरा सेट एक्स के एलिमेंट क्या है, तो सेट एक्स के एलिमेंट कुछ इस टाइप से, सेट एक्स के एलिमेंट क्या रहेंगे, तो प्राइम नंबर 80 से 100 के बीच क्या आता है, सबसे पहले 83 आता है, उसके बाद क्या आता है 83 पहले, उसके बाद आता है 89 और उसके बाद क्या आता है 97। तो ये है मेरे प्राइम नंबर 80 to 100 के बीच। उसी तरह से y इज एन ऑड नंबर बिटवीन 90 एंड 100। y क्या है, मेरा ऑड नंबर है, कहाँ से कहाँ तक, 90 से 100 के बीच। अब 90 से 100 के बीच ऑड नंबर कौन से रहेंगे, तो हम लोग लिखेंगे मेरा y सेट जो है वो मेरा क्या है, ऑड नंबर है, किसके बीच, 90 से 100। ऑड नंबर मतलब जो 2 के टेबल में नहीं आते, मतलब क्या रहेगा 91, 93, 95, 97, 99। ये मेरे क्या हो गया, ऑड नंबर एक्स और वाई के, बताओ 90 से 100 के बीच। अब दोनों सेट मिल गए, इसका यूनियन लिख देते हैं हम लोग। यूनियन क्या रहेगा, तो हमारा यूनियन हमारा क्या रहेगा, एक्स यूनियन वाई। तो एक्स यूनियन वाई क्या रहने वाला है, तो एक्स यूनियन वाई लिखेंगे। एक्स के अंदर एलिमेंट क्या है, पहले 83, 89 एंड 97। उसके बाद y के एलिमेंट्स क्या दिख रहे, 91, 93, 95 एंड उसके बाद क्या है 97। अब देखिए 97 मेरा ऑलरेडी जा चुका है ना, मतलब हम डबल लिखेंगे क्या, उसके बाद क्या है 99। ये मेरा हो गया x यूनियन y, क्लियर है। अब देखिए मेरा x यूनियन y मिल गया, इसको हम लोगों को किसमें, वेन डायग्राम में उतारना है। वेन डायग्राम के लिए सबसे पहले दो सेट से हमारे, तो दो सेट के लिए हम दो क्लोज फिगर बना लेते कुछ इस टाइप से। ये मेरा फर्स्ट क्लोज फिगर और ये मेरा सेकंड क्लोज फिगर, क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्लोज फिगर, इसका नाम दे देते हैं। सबसे पहले सेट का नाम मेरा क्या था, x, और दूसरे सेट का नाम क्या था, y। तो हम लोग दे देते हैं ये मेरा x है और ये मेरा y है, क्लियर है। ये क्लोज फिगर है, थोड़ा सा ऐसा ओपन दिख रहा, इसको क्लोज कर देता हूँ। अब देखिए इसके अंदर एलिमेंट, x के अंदर एलिमेंट क्या है, 83, 89, 97। इनमें कॉमन एलिमेंट क्या दिख रहा है दोनों के पास, तो दोनों के पास कॉमन एलिमेंट क्या है, तो दोनों के पास एक ही कॉमन एलिमेंट है, वो क्या है 97। तो हम लोग 97 को बीच में लिख लेंगे दोनों के इंटरसेक्शन में। अब इसके बाद x के एलिमेंट पुट कर देते, क्या है 83 एंड 89। और उसी के साथ y के एलिमेंट क्या दिख रहे हैं, y के एलिमेंट क्या दिख रहे हैं हमको यहाँ पे, y के एलिमेंट है 91, उसके बाद 93, उसके बाद 95, सॉरी कॉमा दे दिया मैंने, 95, उसके बाद 99, क्योंकि 97 ऑलरेडी इधर जा चुका है। तो इस तरह से देखिए मेरे दोनों का दोनों सेट बन गए। अब यूनियन शो करना है, यूनियन के लिए मैं इसको मार्क कर देता हूँ। तो मार्क फिर से मैं डॉटेड कर दूंगा इसके अंदर। ये मेरे क्या है, यूनियन है, क्लियर है। तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 7।
तो इस तरह से मेरा क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व होता है। तो देखिए बड़ा सिंपल है, हमको बस क्लोज फिगर बनाना है और उसको यूनियन शो करना है, बस इतना ही है। तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए गाइस अभी हम लोग हमारा क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। लेकिन इस क्वेश्चन को करने के लिए हमको प्रॉपर्टी एकदम अच्छे से याद चाहिए। अगर आपको प्रॉपर्टी याद नहीं है तो आप इस क्वेश्चन में जरूर फंस जाएंगे। यहाँ पे देखिए क्या बोले हम लोग को, राइट द सबसेट रिलेशन बिटवीन द फॉलोइंग सेट। अब सबसेट मतलब आपको पता है, सबसेट रिलेशन यहाँ पे बता रहे हैं हमको इन सभी के सभी सेट्स के बारे में। अब ये सेट्स मेरे क्या दिख रहे हैं, एक्स इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल क्वाड्रिलेटर। एक्स मेरा क्या है, सेट ऑफ ऑल क्वाड्रिलेटर्स है। क्वाड्रिलेटर किसको बोलते हैं, कोई भी फिगर जिसके 4 साइड 4 एंगल रहे तो उसको हम क्वाड्रिलेटर कह सकते हैं। उसके बाद क्या है, रोम्बस। रोम्बस को आपके बारे में पता ही है, जिसके ये देखिए मैंने उसका फिगर भी ऑलरेडी बना के रखा है आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए रोम्बस मतलब क्या होता है, जिसके चारों के चारों साइड इक्वल रहता है, अपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रोम्बस। उसके बाद है एस बोलो तो सेट ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर बोलो तो जिसके चारों साइड इक्वल, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। उसके बाद मेरा टी बोले तो सेट ऑफ ऑल पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम मतलब क्या होता है, जिसके अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट होता है, अपोजिट साइड्स पैरेलल टू ईच अदर, अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। उसके बाद है V इक्वल्स टू सेट ऑफ रेक्टेंगल। V मेरा सेट ऑफ रेक्टेंगल है, जहाँ पे रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या रहता है, अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। ये मेरा क्या रहता है, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज। अब यहाँ पे जब मैं सबसेट रिलेशन बताऊंगा तो यहाँ पे कैसा रहता है, जब भी मैं किसी चीज को सबसेट बताऊंगा, अगर मैंने बोला y इज सबसेट ऑफ s है क्या, तो यहाँ पे मेरे को क्या चेक करना पड़ेगा, s की पूरी प्रॉपर्टी y में बैठ रहा है या नहीं। अगर s की पूरी प्रॉपर्टी y में बैठता होगा तो फिर मैं उसको क्या बोल सकता हूँ, सबसेट बोल सकता हूँ। क्लियर है, याद रखिए इस चीज को। अगर मेरे को यहाँ पे किसी भी सेट को सबसेट बताना है तो यहाँ पे मेरे को दूसरा जो सेट रहेगा उसकी पूरी प्रॉपर्टी अगर पहले सेट में बैठता होगा तभी मैं उसको क्या बोल सकता हूँ, सबसेट बोल सकता हूँ। तो चलिए बारी बारी से चेक करते हैं। सबसे पहले क्या दिख रहा है, x इज सेट ऑफ ऑल क्वाड्रिलेटर। अब x मेरा क्या है, क्वाड्रिलेटर के सभी क्वाड्रिलेटर को मैं x बोलता हूँ, ठीक है, सबसेट का नाम x दे दिया। अब x मेरा किसी का भी सबसेट हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि x मेरा यूनिवर्सल सेट है। वो मेरा क्या है, सभी के सभी सेट उसके अंदर आते हैं, क्योंकि ये जितने भी टाइप्स है वो क्वाड्रिलेटर के टाइप्स है, मतलब वो मेरा क्या यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट किसी का भी सबसेट होगा क्या, ऑब्वियसली नहीं होने वाला, तो यहाँ पे वो किसी का भी सबसेट नहीं है। अगला क्या है, y इज इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल रोम्बस। अब देखिए रोम्बस को मैं सबसेट बोल सकता हूँ क्या, तो देखिए रोम्बस मेरा क्वाड्रिलेटर का सबसेट तो रहेगा, क्योंकि रोम्बस मेरा क्वाड्रिलेटर का टाइप भी है क्या। तो फिर यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली बोलेंगे रोम्बस मतलब क्या है, y इस सबसेट ऑफ क्या रहेगा, मेरा x रहेगा। क्यों, क्योंकि क्वाड्रिलेटर के टाइप्स क्या है, 4 साइड 4 एंगल रहना चाहिए। रोम्बस में है ना 4 साइड 4 एंगल, मतलब इसकी पूरी प्रॉपर्टी इसमें बढ़ गई, इसका मतलब ये क्या हो गया, सबसेट हो गया। अगला देखिए, मेरे को y को मैं स्क्वायर के साथ चेक करूंगा, मतलब रोम्बस को मैं किसके साथ चेक करूंगा, स्क्वायर के साथ। अब y इज सबसेट ऑफ s हो, उसके लिए कंडीशन क्या है, स्क्वायर की पूरी प्रॉपर्टी इसमें बढ़नी चाहिए। अब स्क्वायर का देखिए ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, यहाँ पे ऑल एंगल्स 90 डिग्री बैठता क्या, नहीं बैठता, मतलब ये इसका सबसेट होने वाला है क्या, नहीं। अब उसी तरह से रोम्बस को मैं पैरेललोग्राम के साथ चेक करता हूँ। अब देखिए रोम्बस को जब पैरेललोग्राम के साथ चेक करता हूँ, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी रोम्बस में बैठता है क्या। अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या है, अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, अपोजिट एंगल कॉन्ग्रुएंट्स है, ऑल अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, इसमें भी अपोजिट साइड्स पैरेलल है, अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, उसमें भी अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब दोनों के दोनों इसकी पूरी प्रॉपर्टी इसमें बढ़ गया, तो फिर मैं बोल सकता हूँ y इज सबसेट ऑफ t। क्लियर है। अब देखिए y की प्रॉपर्टी v में बैठती है, तो v की प्रॉपर्टी y में बैठती है क्या, तो देखिए इसमें ऑल एंगल्स 90 डिग्री बैठा क्या, नहीं बैठा, मतलब ये यहाँ पे फेल हो गया, मतलब ये सिर्फ 2 का ही सबसेट होगा। अगला क्या है मेरा, हम अगला स्क्वायर को पकड़ेंगे। अब स्क्वायर को पकड़े तो फिर ऑब्वियसली वो क्वाड्रिलेटर का तो सबसेट रहेगा ही, क्योंकि क्वाड्रिलेटर का क्या है प्रॉपर्टी, उसके 4 साइड 4 एंगल होने चाहिए, स्क्वायर में है, मतलब ये इसका सबसेट। अब स्क्वायर को हम लोग रोम्बस के साथ चेक करते हैं। अब रोम्बस की प्रॉपर्टी स्क्वायर में बैठती है क्या, रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या है, ऑल साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, ऑल साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, अपोजिट एंगल कॉन्ग्रुएंट, अपोजिट एंगल कॉन्ग्रुएंट, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, पूरी प्रॉपर्टी बैठ गया, मतलब मैं बोल सकता हूँ ऐसे ही सबसेट ऑफ y। उसी तरह से और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी स्क्वायर में बैठती है क्या, पैरेललोग्राम की भी बैठती है, क्योंकि अपोजिट साइड कॉन्ग्रुएंट, अपोजिट साइड कॉन्ग्रुएंट है, ऑल साइड कॉन्ग्रुएंट मतलब अपोजिट तो कॉन्ग्रुएंट रहेगा ही, अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ऑब्वियसली ऑल एंगल्स 90 डिग्री मतलब अपोजिट एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट रहेगा। डायगोनल बाइसेक्ट करता है, अब 90 डिग्री अपोजिट साइड से पैरेलल ही है, सब कुछ प्रॉपर्टी बढ़ गया, मतलब ऐसे सबसेट ऑफ क्या रहेगा,
टी रहेगा। उसी तरह से एस को भी रेक्टेंगल के साथ चेक करते हैं। अब रेक्टेंगल की पूरी प्रॉपर्टी स्क्वायर में बैठती है क्या? बैठती है। ऑल एंगल्स कॉन्ग्रुएंट, तो ऑल एंगल्स 90 डिग्री, ऑल एंगल्स 90 डिग्री, क्लियर है। अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट, अपोजिट साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट है, ऑल कॉन्ग्रुएंट है मतलब अपोजिट तो कॉन्ग्रुएंट रहेगा ही। डायगोनल बाइसेक्ट करता है, डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है मतलब इसके पूरे रेक्टेंगल के पूरे प्रॉपर्टी स्क्वायर में बैठ गया, तो फिर मैं बोल सकता हूँ एस इज सबसेट ऑफ वी, क्लियर है। अब इसके बाद स्क्वायर के बाद अभी किसका चेक करेंगे? पैरेललोग्राम का चेक करेंगे। अब देखिए पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी हम लोग सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल के साथ चेक करते हैं, तो क्वाड्रिलेटरल ऑब्वियसली क्वाड्रिलेटरल का टाइप ही है वो, तो फिर हम लोग लिख देंगे एस इज सबसेट, सॉरी टी सबसेट ऑफ एक्स तो रहेगा। अब उसके बाद टी को किसके साथ चेक करना? तो टी को पहले रोम्बस के साथ चेक करना। रोम्बस की कंडीशन क्या था? ऑल साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, ऑल साइड्स कॉन्ग्रुएंट में बैठा क्या? फेल हो गया, मतलब उसके साथ नहीं होने वाला। स्क्वायर के साथ चेक करते हैं, इसमें भी ऑल साइड कॉन्ग्रुएंट बैठा क्या? नहीं बैठा, फेल हो गया, वो भी नहीं रहेगा। अब उसको अब रेक्टेंगल के साथ चेक करते हैं, रेक्टेंगल के साथ चेक किए तो रेक्टेंगल में ऑल एंगल शुड बी 90 डिग्री, बैठा क्या? इसमें नहीं बैठा, मतलब इसमें भी फेल हो गया, मतलब ये किसी का भी सबसेट है क्या? यहाँ पे नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ किसका सबसेट है? क्वाड्रिलेटरल का सबसेट है। अब उसके बाद अगला क्या है मेरा? पैरेललोग्राम हो गया, अगला है मेरा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल को चेक करते हैं। अब रेक्टेंगल क्वाड्रिलेटरल का टाइप है, मतलब वो तो उसका सबसेट होने ही वाला है, वी सबसेट ऑफ क्या रहेगा? एक्स। अब v को किसके साथ चेक करते हैं? स्क्वायर के साथ चेक करते हैं। स्क्वायर के साथ चेक करेंगे तो क्या दिख रहा है? तो देखिए कि स्क्वायर की प्रॉपर्टीज पे बैठती है, स्क्वायर के ऑल साइड्स कॉन्ग्रुएंट, बैठा क्या? नहीं बैठा, मतलब यहाँ पे फेल हो गया, मतलब वो नहीं रहेगा। पैरेललोग्राम को सॉरी रोम्बस के साथ चेक करते हैं, ऑल साइड्स कॉन्ग्रुएंट, बैठा क्या? नहीं बैठा, मतलब ये भी सबसेट नहीं रहेगा। रेक्टेंगल को रोम्बस वो तो पैरेललोग्राम के साथ चेक करते हैं, तो पैरेललोग्राम के साथ चेक किएंगे तो देखिए ऑल साइड्स कॉन्ग्रुएंट, ऑल साइड वो तो अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट, अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट है। अपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट, अपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। इसके डायगोनल बाइसेक्ट करता है, डायगोनल भी बाइसेक्ट करता है, मतलब पैरेललोग्राम की पूरी प्रॉपर्टी रेक्टेंगल में बैठ गया। मतलब मैं बोल सकता हूँ टी इज सबसेट ऑफ क्या रहेगा? सॉरी वी इज सबसेट ऑफ क्या रहेगा? टी रहेगा। तो इस तरह से देखिए मेरे पूरे के पूरे सबसेट रिलेशन हो गए। इससे ज़्यादा सबसेट रिलेशन है क्या? नहीं है। मतलब इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व होता है। कितना ईजी था। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट था कि हमको रूल याद रहना। अगर आपको रूल याद नहीं है तो आप फंसने वाले हैं एकदम 100%। अगर आपको रूल याद है तो आप बड़े इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोले, इफ m इज एनी सेट देन राइट m यूनियन फाई एंड m इंटरसेक्शन फाई। अब m मेरा कोई तो भी सेट है, सेट बोले तो कोई भी एलिमेंट रह सकता है, उसमें कुछ भी हो सकता है। अब बोले कि m मेरा कोई तो भी सेट है, अब चलिए उसका रिलेशन बताइए। अगर मेरा कोई तो भी एक सेट का अगर फाई के साथ यूनियन की है तो फिर मेरा क्या आने वाला है। मतलब अगर मैंने लिखा कि m यूनियन फाई, m यूनियन फाई, तो बताइए इसका वैल्यू क्या? फाई मतलब क्या? एम्प्टी सेट। अब मेरा m कोई तो भी सेट है, उसका एम्प्टी सेट के साथ यूनियन निकालेंगे तो ऑब्वियसली मेरा पूरा का पूरा m निकलेगा। ये हमने प्रॉपर्टी पे पढ़े थे, तो वो प्रॉपर्टी का ही मेरा रूल है, मेरा डायरेक्टली क्या हो जाएगा? m हो जाएगा। मतलब किसी भी सेट को अगर एम्प्टी सेट के साथ यूनियन किए तो वो सेट मेरा खुद आता है। उसी तरह से अगला मेरा क्या बोले, m इंटरसेक्शन फाई। अब m इंटरसेक्शन फाई मतलब अगर सोचे किसी भी सेट का मैंने इंटरसेक्शन निकाला एम्प्टी सेट के साथ तो मेरा रिजल्ट भी क्या आता है? एम्प्टी सेट। ये भी हमने प्रॉपर्टी में पढ़े थे। सीधे सीधे प्रॉपर्टीज है हमारे पास, दो प्रॉपर्टी पूछे, अगर प्रॉपर्टी याद है तो आप बड़े इजीली इसको कर लेंगे, और प्रॉपर्टी नहीं भी याद है तो थोड़ा सा दिमाग लगाए तो आप कर सकते हैं। मतलब किसी भी सेट को अगर एम्प्टी सेट का यूनियन करे तो मेरा वो सेट खुद ही आने वाला है। मतलब इसका m के साथ अगर कंपेयर करें तो m ही आने वाला है। उसी के साथ साथ अगर मैंने m सेट को एम्प्टी सेट के साथ इंटरसेक्शन किया तो मेरा क्या आने वाला है? मतलब एम्प्टी सेट के साथ अगर इंटरसेक्शन किया कोई भी सेट का तो एम्प्टी सेट के अंदर कुछ नहीं रहता, इंटरसेक्शन में भी क्या रहेगा? कुछ नहीं रहेगा, मतलब एम्प्टी मिलने वाला है। एम्प्टी मतलब फाई। तो इस तरह से देखिए मेरा ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कितना इजी क्वेश्चन था, बस हमको प्रॉपर्टी याद चाहिए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोले, ऑब्जर्व द वेन डायग्राम राइट द गिवन सेट। हमको ये वेन डायग्राम को ऑब्जर्व करना है और ये सेट्स के वैल्यू लिखना है। अब यहाँ पे क्या बोले, सबसे पहले बोले यूनियन लिखने। अब यूनियन बोले तो सॉरी यूनिवर्सल सेट लिखने बोले। अब यूनिवर्सल सेट बोले तो ये जो यूनिवर्सल सेट मतलब इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स वो सबके सब मेरे क्या रहेगा? यूनिवर्सल सेट। हमको बस यहाँ पे सेट लिखना है तो हम लोग लिख देते हैं यूनिवर्सल सेट के अंदर क्या क्या एलिमेंट आने वाला है। तो हम लोग बारी बारी से पकड़ते, पहले ए को पकड़ते 2 3 1 7 5, तो हमारा क्या रहेगा 2 3 1 7 एंड 5। याद रखिए हमारा सेट के अंदर एलिमेंट्स आगे पीछे रहा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे कोई सीक्वेंस की जरूरत नहीं पड़ती। उसके बाद बी के एलिमेंट 1 5 जा चुका है 10 8 एंड 9, तो हम लोग लिखेंगे 10 8 एंड 9। उसके बाद क्या दिख रहा है बाहर में, क्या दिख रहा है 4 11 एंड 13, तो हम लोग लिख देते हैं 4 11 एंड 13। तो देखिए यूनिवर्सल सेट मतलब इसके अंदर के पूरे एलिमेंट्स आ चुके हैं इसमें, इसका मतलब ये मेरा क्या हो गया? यूनिवर्सल सेट हो गया। अगला क्या है? सेट ए। सेट ए मेरा क्या है? तो देखिए क्या बोले सेट ए के अंदर
सेट ए के मतलब ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है वो, अब ए के अंदर कितने एलिमेंट दिख रहे हैं 1 2 3 5 7, तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे क्या रहेगा, सेट ए के एलिमेंट 1 2 3 5 एंड 7। इसके अलावा और कोई एलिमेंट हो सकता क्या, नहीं हो सकता, मतलब ये हो गया मेरा सेट ए का एलिमेंट। उसी तरह से बी का लिखना है, बी के अंदर देखिए एलिमेंट क्या दिख रहे हैं, तो बी के अंदर दिख रहे हैं 1 5 8 9 10, यही एलिमेंट दिख रहे हैं, तो हम लोग लिखेंगे 1 5 8 9 एंड 10। बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है ये, बस वेन डायग्राम ऑब्जर्व करना है और इसके वैल्यूज लिखना है हमको, ठीक है, मतलब एलिमेंट्स लिखना है। उसी तरह से ए यूनियन बी, ए यूनियन बी मतलब क्या होता है कि ये जो ए और बी को मिला के जितने भी एलिमेंट्स है वो सबके सब, अब ए और बी को मिला के कितने एलिमेंट्स मिल रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या मिल रहा है हमारे, इसके अंदर 2 3 7 लिख देते हैं, 2 3 एंड 7, उसके बाद 1 एंड 5, उसके बाद 10 8 एंड 9, तो हम लोग डाल देंगे 10 8 एंड 9। ये क्या हो गया मेरा ए और बी का यूनियन हो गया। उसी तरह से ए इंटरसेक्शन बी बोले, मतलब ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए और बी के अंदर वाले यानी कि कॉमन एलिमेंट्स क्या दिख रहा है, सिर्फ 1 और 5 दिख रहा है, तो हमारा एलिमेंट्स क्या रहने वाला है 1 एंड 5। तो इस तरह से देखिए मेरा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। कितना इजी क्वेश्चन था, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 11 जो कि हमारा प्रॉब्लम सेट का लास्ट क्वेश्चन है। क्या बोले यहाँ पे हम लोग को, n of a is equals to 7, n of b is equals to 39, n of a intersection b is equals to 4, then find n of a union b। अभी तक हम लोगों ने कितने बार की यही सेम फार्मूला यूज़ है, तो वो फार्मूला पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। फार्मूला क्या है हमारा, तो देखिए हमारे पास फार्मूला था n of a union b हमको निकालना है, जहाँ पे n of a पता है हमको प्लस n of b माइनस n of a इंटरसेक्शन b हमारा फार्मूला। अब देखिए n ऑफ a यूनियन में हमको नहीं पता, n ऑफ a मेरे पास कितना है, तो n ऑफ a है हमारे पास 7, तो हम लोग यहाँ पे 7 लिख देंगे, प्लस n ऑफ b हमारे पास 13 है, 13 लिख दिया, माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b कितना है 4। ओके, अब इसको सॉल्व कीजिए, 7 प्लस 13 कितना होता है, तो 7 प्लस 13 होता है 20 माइनस 4। अब 20 माइनस 4 कितना हो जाएगा, तो 20 माइनस 4 होता है 16। इसका मतलब मेरा वैल्यू कितना निकला 16। तो यानी कि मेरा a यूनियन b कितना निकला, n ऑफ ए यूनियन बी का वैल्यू मेरा कितना है 16। तो इजीली सॉल्व हो गया। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है। तो इस तरह से हमारा देखिए आज का प्रॉब्लम सेट सॉल्व होता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो गाइस इस तरह से हमारा प्रॉब्लम सेट सॉल्व होता है। उम्मीद करता हूँ आपको हर एक क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप लोग को हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिएगा लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए गाइस मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।